हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम देख चुके हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स बेसिकली आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछे आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स दीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं वो आपको याद रखना है। फिर हमने रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस देखा कि किस बॉडी को हम रेस्ट बोलते हैं, या फिजिक्स में रेस्ट का मतलब क्या होता है या मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने वन डायमेंशनल मोशन देखा एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। For a moving body, speed is the quantity by which we know how fast the body is moving, while velocity is the quantity by which we know how fast the body is moving in a certain direction. Actually क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर हमने कहा कि किसी बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है, उसकी स्पीड क्या है, मतलब कोई भी बॉडी कितनी तेज़ी से मूव कर रही है ना। लेकिन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी कितनी तेज़ी से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब कितना फास्ट है या कितना स्लो है, ये तो हम बताते हैं वेलोसिटी में। साथ में ये भी बता देते हैं किस डायरेक्शन की तरफ ये मूव कर रही है। तो अगेन स्पीड जो है, आपको इसी से पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है या कितना स्लो मूव कर रही है। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो ये तो बताती है कि वो बॉडी कितनी फास्ट या स्लो है, साथ साथ में वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये भी बताती है। स्पीड डज नॉट टेल अस इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग, है ना। तो स्पीड से हमको ये नहीं पता चलता है कि बॉडी का डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इसका हमको पता नहीं चलता है। डेफिनेशन देखते हैं। स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। अगर हम उसको देखा जाए, स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद द टाइम। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस किस तरीके से बदल रहा है, ठीक है ना, मतलब कितने टाइम में तुम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये तुम्हारी स्पीड बताती है। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम कहते हैं कि स्पीड फास्ट है, और अगर हमको ज़्यादा टाइम लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में तो हम कहते हैं कि स्पीड क्या है, स्लो। तो स्पीड का हम किस तरह से स्पीड को निकालते हैं, फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। न्यूमेरिकली इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो स्पीड क्या होगी कि 1 सेकेंड में किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उस बॉडी की स्पीड बताती है। जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो सिंबल यूज़ करते हैं, यू और वी। यू सिंबल कब करते हैं, जैसे अभी आपकी गाड़ी ने चलना शुरू करा तो जो इनिशियल शुरुआत की जो स्पीड होती है, शुरुआत में जो स्पीड थी आपकी गाड़ी की, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे कुछ देर तक तुम्हारी गाड़ी चली तो फाइनल गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल होते हैं, यू और वी। यू इनिशियल स्पीड बताता है और वी आपकी फाइनल स्पीड बताता है। आपको यही सिंबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, यू और वी। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि अब फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड सिंबल्स आ रहे हैं आपको उसी को याद रखना है। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इन टाइम टी, देन द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और या हम कह देंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी है जिसने एस डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, आपको पता है डिस्टेंस की स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, यूनिट, सेकंड। तो तुम्हारी स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, unit of speed is equal to unit of distance upon unit of time. Since SI unit of distance is meter and of time is second, so the SI unit of speed is meter per second. और CGS यूनिट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अगर तुम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिखोगे और टाइम को तो तुम सेकंड में ही लिखते हो, तो CGS यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है या बॉडी सेट टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट इट मोशन। कोई भी बॉडी चल रही है, ठीक है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब सपोज करो हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चल रही है ना,
तो फिर वो क्या है, फिर दूसरा जब सेकंड हुआ, 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ, तो भी उसने 5 मीटर कवर किया, है ना। 2 सेकंड्स में वो 10 मीटर पहुंच गई, ठीक है। फिर 3 सेकंड्स में वो आपका 15 मीटर पहुंच गई। तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उस स्पीड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस इज विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर किसी फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस पे एक बॉल को रोल कर दिया जाए तो बॉल का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड का होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। हालांकि एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड जो डिस्टेंस जो कवर होता है वो कम होता जाता है। नोइंग द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमें किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड पता है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। अगर हमें किसी की बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड पता है कि भाई ये इतने टाइम में इतना स्पीड से चलती है ना, तो वो कितने टाइम तक मूव करी, इससे हम ये बता लेंगे कि डिस्टेंस क्या है। मतलब जो फॉर्मूला है स्पीड कम डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, v=s/t, इससे तुम स्पीड तो निकाल ही सकते हो। सपोज करो स्पीड और टाइम दिया है तो तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो, और अगर स्पीड और डिस्टेंस दी गई है तो टाइम निकाल सकते हो। तो तीन जो आइटम हैं उसमें से कोई भी 2 दिए गए हैं तो आप तीसरी चीज़ आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। Knowing the uniform speed of a body, we can calculate the distance moved by the body in a certain interval of time. If a body moves with a uniform speed v, the distance traveled by it is given the distance traveled by it in the टाइम t इज गिवन एज s=vt, है ना, क्योंकि v क्या होता है, v=s/t होता है, राइट। तो v=s/t होता है। तो अगर तुम्हें s निकालना है तो तुम t को यहाँ भेज दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, v/t, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि डिस्टेंस वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम। नाउ तो यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए। इस पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो स्पीड को हम यूनिफॉर्म मानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये लिखना है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहेंगे कि ये क्या है तुम्हारा, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, या वेरिएबल स्पीड है, और वाइस वर्सा, ठीक है। या तो तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल है तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, या अनइक्वल डिस्टेंस है तो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल क्या है, अधिकतर जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। अगर आप बिजी मार्केट में चला रहे हो या क्राउडेड मार्केट में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको बार बार स्पीड बढ़ानी और घटानी पड़ती है, यानी कि आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हो या वेरिएबल स्पीड में आप अपनी गाड़ी चलाते हो। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ रफ सरफेस, द मोशन ऑफ कार इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, द मोशन ऑफ व्हीकल लीविंग और अप्रोचिंग डेस्टिनेशन आर विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। अगर रफ सरफेस पे आपकी बॉल मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड आगे चल के धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। उसी तरीके से अगर तुम बिजी मार्केट में चला रहे हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हो या अपने डेस्टिनेशन से आप जस्ट निकले हो तो पहले आपकी स्पीड कम होगी, फिर आप बाद में आगे जाके स्पीड बढ़ाते हो। या अगर आप पहुंचने वाले हो तो पहले आपकी स्पीड तेज होती है, जैसे आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस होगा वो अनइक्वल होगा और टाइम जो होगा इक्वल होगा, तब जाके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। या डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम अनइक्वल हो जाएगा। इन केस ऑफ बॉडीज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वी स्पेसिफाई देयर इंस्टेंटेनियस स्पीड और द एवरेज स्पीड। सपोज करो कोई बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनकी इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब उसी किसी पर्टिकुलर मौके पे उसकी स्पीड क्या है वो निकाल लेते हैं, या हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। मतलब उससे टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको उसकी एवरेज स्पीड निकल आती है। पहले हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं। When the speed of body keeps on changing, its speeds at any instant is measured by finding the ratio of the distance traveled in a very short time interval
to the time interval, this speed is called the instantaneous speed. Instantaneous speed में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हम बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, है ना. कोई भी हम देख लेते हैं, अच्छा कि वो 1:10 से 1:12 तक या 15 मिनट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना. तो फिर हमको उसका रेशियो जो हम निकालेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम divided by that time interval. The speedometer of a vehicle measures the instantaneous speed. अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आपको याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को व्हीकल में क्या मेजर करता है. आप देखते हो ना अपनी आपकी गाड़ी में या आपकी स्कूटी में ये लगा होता है स्पीडोमीटर, जो कि ये बताता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या है, मतलब उस वक्त आप किस स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहे हो. तो स्पीडोमीटर से आप अपनी स्पीड नापते हो, अपनी गाड़ी की स्पीड नापते हो. ठीक है. अब एवरेज स्पीड क्या होती है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड. मतलब कोई भी जर्नी में आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, तो उसका जो रेशियो होगा वो आपकी एवरेज स्पीड बता देगी. समझ में आया. तो ये चीज़ है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब उस छोटे से टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड क्या है ना. तो उसको हम निकालते हैं उतने टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो रेशियो निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है. अगर हमें निकालना है कि लगभग हम कितनी स्पीड में, सपोज करो कि आप डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी में गए, है ना, और आपने 500 किलोमीटर कवर किए और आपने टाइम लिया सपोज करो 2 घंटा है या 3 घंटे टाइम लिया आपने, तो आपका एवरेज स्पीड निकालिए. तो आप टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका 300 किलोमीटर, और आपकी जो जितने आपको घंटे लगे 3 घंटे सपोज करो, आपने उसको डिवाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हम मतलब किस स्पीड से हम अपनी गाड़ी चला रहे थे. ठीक है ना. इन केस ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द एवरेज स्पीड आर इक्वल सेम एज ए यूनिफॉर्म स्पीड. इन केस ऑफ द बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो जाहिर सी बात है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर आ जाएगी, है ना. तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी गाड़ी मूव कर रही है तो तीनों जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, तीनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. आपको समझ में आ गया स्पीड क्या होता है ना. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड ये दिखाती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस आपकी बॉडी ने कवर किया, मतलब किसी भी मूविंग बॉडी ने कवर किया, वो स्पीड बताती है. अब वेलोसिटी क्या होती है. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. देखो अब ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि साइंस में तो डेफिनेशन कोट करना, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो देखा वर्ड खा जाओगे. तो वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर सेकेंड, है ना, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. ठीक है. Thus the rate of change of displacement of a body with time is called the velocity. तो हम velocity को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, rate of change of displacement. मतलब हम स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे थे, तो हम velocity के केस में इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले लेंगे, राइट. Thus the rate of change of displacement of a body with time is called velocity. It is numerically equal to the displacement of the body in 1 second. मतलब हम कह सकते हैं velocity का मतलब होता है 1 सेकेंड में किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. ठीक है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल u, ऊपर एरो लगा दोगे, या v ऊपर एरो लगा दो. ठीक है ना. तो जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लेटर्स तो u और v ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसको ऊपर इसमें एरो लगा दिया जाता है. फॉर अ वेलोसिटी बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड. वेलोसिटी जब आप बताते हो तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और आपको उसकी डायरेक्शन भी बताना है. अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताया तो आपका जो आंसर निकलेगा वो गलत निकलेगा, क्योंकि उसका साइन चेंज हो आता है. Two bodies are said to be moving with same velocity if both of them move with the same speed in the same direction. अगर सपोज करो 2 बॉडी हैं वो सेम स्पीड से सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ 2 बॉडीज मूव विद द सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन और विद डिफरेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन दे आर सेड टू बी विद डिफरेंट वेलोसिटी. लेकिन अगर 2 बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है. या फिर वो तुम्हारी या फिर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन
डिफरेंट स्पीड में मूव कर रही हैं, एक स्लो चल रही है, एक फास्ट चल रही है, तो भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, राइट। तो डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है और स्पीड के बदलने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम वेलोसिटी को सेम कब कहते हैं, अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में वो जा रही है, सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन में है, तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन अगर दो बॉडीज़ हैं वो सेम स्पीड में तो चल रही हैं लेकिन उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो गए, तो या उनकी स्पीड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ये ऐसे ऐसे इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप यहाँ पे अटक जाओगे या कंफ्यूज जाओगे। तो ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, जब पढ़ो तो उस चीज़ को रिवाइज कर लेना। यूनिट, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम एज द यूनिट ऑफ स्पीड, ऑब्वियसली यूनिट तो सेम ही आएगी। ऐसा ही यूनिट वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब जब आपने स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड जब आप डिफाइन कर रहे थे तो आपने डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया था, है ना। लेकिन वेलोसिटी में आपको इक्वल डिस्टेंस तो लिखना ही है, इक्वल डिस्टेंस आपने लिखा ही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी आपने लिखा है, ये भी लिखना ज़रूरी है, और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ये भी लिखना ज़रूरी है, तभी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट जो वो हैं पॉइंट्स, ये जो आपकी डेफिनेशन में आने चाहिए, है। इक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एग्जाम्पल पूछ लिया जाते हैं, भाई एग्जाम्पल दो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो द रेन ड्रॉप्स रीच ऑन अ सरफेस फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे बारिश की जो बूंदें आ रही हैं धरती पर, वो उसको कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्यों कहते हैं भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इनिशियली एज द रेन ड्रॉप स्टार्ट्स फॉलिंग, first its velocity increases due to the force of gravity, but very soon due to viscosity or friction and upthrust of air, the viscous force and upthrust balances the force of gravity on the raindrop, with the result that the net force on the raindrop becomes zero. Then the drop falls down with a uniform velocity called the terminal velocity. एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही पहले बारिश की बूंद गिरती है तो पहले तो जैसे रेन ड्रॉप नीचे की तरफ आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से बारिश की बूंद की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे वो बीच में एटमॉस्फेयर में आती है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन है, जो विस्कोसिटी है ना, वो और अपथ्रस्ट ऑफ एयर, ये दोनों ना अपोजिट डायरेक्शन में, विस्कोसिटी इसको नीचे की तरफ, मतलब अपथ्रस्ट और विस्कोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं ये उसकी स्पीड को बैलेंस कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो रेन ड्रॉप है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगती है ना। कोई भी चीज़ अगर आपकी कोई भी चीज़ मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो रेन ड्रॉप आपकी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। लेकिन जो हवा में जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कोसिटी, जो फ्रिक्शन है, वो उसकी स्पीड को रोक रही है। साथ में जो हवा से अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगता है रेन ड्रॉप के ऊपर, वो भी उसको ऊपर की तरफ खींचती है। तो ये दोनों चीज़ इसको बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी जो रेन ड्रॉप होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगती है। इसलिए इसमें यहाँ पे रेन ड्रॉप का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो uniform velocity, if a body travels equal distances in a particular direction in equal interval of time, the body is said to be moving with a uniform velocity. The raindrops reach on our surface falling with uniform velocity. A body once started on a frictionless surface move with a uniform velocity. और अगर हमें मान लिया जाए कि कोई भी बॉडी किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस से मूव कर रही है, उस केस में भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये सब आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरफेस को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए बहुत स्मूथ करना पड़ता है। इफ़ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, है ना, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, और टाइम इंटरवल कितना लग रहा है t, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसका तो आप क्या करोगे, इसको किससे से रिप्रेजेंट करोगे आप,
अगर वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v है और डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है और टाइम इंटरवल t हो रहा है, तो आपको पता है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिल्कुल जैसे स्पीड में किया था वैसे ही हो जाएगा। तो आपको ना ये फॉर्मूले को घुमाना भी आना चाहिए, क्योंकि तीन चीज़ें हैं इसमें से कोई भी दो चीज़ दी होंगी और तीसरी चीज़ पूछी जाती है। तो जैसे मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला यहाँ से वहाँ राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं ना, वही आपको ऐसे घुमाना आना चाहिए ताकि आप एक ही फॉर्मूले को याद करें और दो तीन चीज़ें हम निकाल सकें। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की। The velocity of a body can be variable either due to change in its magnitude or in its direction or in both magnitude and direction। देखो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी वेरिएबल कब होगी, हाँ, किसी भी चीज़ की वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, या तो वो जिस उसका जो मैग्नीट्यूड बदले, है ना, जिस स्पीड में वो मूव कर रही है या तो जिस वेलोसिटी में मूव कर रही है उसकी वैल्यू बदले, या डायरेक्शन बदले, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले, है ना। इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं है, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल, है ना। या तो डिस्टेंस तुम्हारा अनइक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, या तुम्हारा डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा और डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है, इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी को वेरिएबल करने के लिए या तो ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो और सेम डायरेक्शन में, है ना, या फिर तुम्हारा ये इक्वल है तो तुम्हारा डायरेक्शन बदल जाए, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या दिया है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज विथ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बट द स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। जैसे कोई भी चीज़ आपने, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, जैसे आपने एक इरेजर को आप ऊपर उठाओ उसको छोड़ो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो उसका मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी जो होती है वेरिएबल होती है, भले ही वो नीचे की तरफ ही आ रही है लेकिन उसकी स्पीड जो होती है कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जो आप फ्रीली छोड़ते हो, है ना, उसे ड्रॉप करते हो, तो उससे क्या होता है, ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींचती है और जितना वो ग्राउंड की तरफ आती आएगी उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी तेज लगती आएगी, तो उसकी नीचे आते वक्त उस बॉडी की स्पीड बढ़ती चली आएगी, करके आएगी, एकदम से फास्ट आएगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी शो कर रहा है, राइट। सिमिलरली द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इवन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड सेम है लेकिन सर्कुलर पाथ में कर रही है, तो भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि इसका देखो डायरेक्शन बदल रहा है। पॉइंट ए पे देखो डायरेक्शन ये है इसका मूविंग बॉडी का, फिर यहाँ पे आई तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, फिर सी पॉइंट पे आई तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, डी पॉइंट पे आई तो उसका डायरेक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो अगर स्पीड सेम है और डायरेक्शन बदल रहा है तो भी ये वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। इवन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज विथ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज इन अ सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में भी वेरिएबल वेलोसिटी शो होती है, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में, या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इन तीनों केसेस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। इनफैक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी इक्वल रेट यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, किसी भी इंस्टेंट पे, जिस पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जो वैल्यू आएगी वही इसकी वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट पे निकालनी है, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो यही इसका वेलोसिटी होगी। फिगर 2.5 shows the direction of the velocity v at different points a b c d of the circular path। तो इस फिगर में a b c d सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी बता रहे हैं। In case of a body moving with non-uniform velocity, we specify the instantaneous velocity and the average velocity। ठीक उसी तरीके से स्पीड में हमने non-uniform स्पीड में क्या किया था, जिस तरीके से अपने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड निकाली थी ना, वैसे ही हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर वेरिएबल वेलोसिटी में मूव कर रही है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में उस किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द
डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए सफिशिएंटली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू द टाइम इंटरवल टेकन। मतलब हम एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में हम देखते हैं इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उतने टाइम इंटरवल में, तो बस वो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल देती है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का डिफरेंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव टाइम इंटरवल स्मॉल इनफ सो दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अच्छा, जो इंस्टेंट ले रही हो, जो टाइम इंटरवल ले रहे हो, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि हम ये मान लें कि डायरेक्शन इतने से छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ होगा। मतलब नहीं तो फिर क्या होता है, फिर तो डायरेक्शन भी बदल गया, फिर डिस्टेंस भी बदल गया, तो फिर वो उसको कैलकुलेट करना वो मुश्किल होगा। तो जो टाइम इंटरवल होता है ना, उसको एकदम छोटा लेते हैं ताकि हम ये मान सकें, एज्यूम कर सकें कि इतनी से छोटे टाइम इंटरवल में तो डिस्टेंस नहीं बदला होगा, है ना, उसी डिस्टेंस में रहा होगा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, उसी तरीके से एवरेज स्पीड की तरह से, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन इन द एंटायर जर्नी कॉल्ड इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी समय के साथ साथ बदल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो हुआ वो एवरेज वेलोसिटी देगी। ठीक है ना। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंजेस विद द टाइम, अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, तो द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है। अब क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले बताया था, क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टाइम टेल अस हाउ फास्ट the body is moving at that time. The same information is also obtained by the velocity, but velocity also tells us the direction in which the body is moving. Speed हमको बताती है कोई भी बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है ना। वेलोसिटी भी हमको बताती है कि बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है, लेकिन साथ में ये भी बताती है किस डायरेक्शन में वो इतना फास्ट मूव कर रही है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में? फॉर द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इट्स स्पीड। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधे सीधे मूव कर रही है, तो वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट द वेलोसिटी इज गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। सपोज करो टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, तो अगर हम वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट की तरफ हम उस वेलोसिटी को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, है ना। या अगर कोई नॉर्थ की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो साउथ की तरफ वेलोसिटी को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है। The average velocity of a body can be zero even if the average speed is not zero. देखो, अगर एवरेज स्पीड नहीं भी जीरो होगी लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सपोज करो वो टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकंड में जा रही है, ठीक है, और टुवर्ड्स वेस्ट वो 5 मीटर पर सेकंड में जा रही है, लेकिन ईस्ट में अगर तुम पॉजिटिव ले रहे हो वेलोसिटी, तो वेस्ट में आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। तो एवरेज जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 5 - 5 यानी कि जीरो तो हो ही जानी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि एवरेज स्पीड में तो ये ऐड ही हो जाएगी, राइट। तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन्होंने इस ग्राफ ये टेबल बना दिया और वही पॉइंट रिपीट कर दिए हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना दूरी तय करी पर एक सेकंड में, उसको स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर सेकंड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड द स्पीड डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड से हमको उसके मोशन का डायरेक्शन पता नहीं चलता है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमको स्पीड के साथ साथ हमको उसका डायरेक्शन भी बताती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है सिंस द डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। स्पीड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, जबकि वेलोसिटी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है।
आफ्टर वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज़ नॉट जीरो। अगर आपने सर्कुलर पाथ किया और उसमें एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग ईच राउंड इन अ सर्कुलर पाथ एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि आपका डायरेक्शन बदल जाता है। तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है सर्कुलर पाथ में, जबकि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है सर्कुलर पाथ में। ठीक है ना। Example 1, if a body starts its motion from a point and comes back to the same point after some certain time interval, the displacement is zero, so the average velocity is also zero, but the total distance travel is not zero, therefore the average speed is not zero। जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी चली और फिर उसी पॉइंट पे आके रुक गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक गई, सपोज करो 5 था, यहाँ से आई तो 5 था, दोनों को करने में से 2 लगे तो 5 + 5 10 और टोटल टाइम लगा 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, वो जिस पॉइंट से शुरू हुई उसी पॉइंट पे कम हुई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और टाइम कितना लग गया उसको, टोटल टाइम तो 2 लग गया, एक जाने में एक आने में, तो इसका जो वेलोसिटी आएगी एवरेज वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो इस केस में एक तो जिस पॉइंट से शुरू हुई है किया है उसी पॉइंट पे अगर कोई बॉडी वापस आ जाती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जबकि एवरेज स्पीड जीरो नहीं कहलाती है। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी कवर, तो स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर कोई भी बॉडी आपके सर्कुलर पाथ में चल रही है, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म कहलाएगी। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, वो वेरिएबल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर नॉट जीरो। कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी और स्पीड होती है वो जीरो नहीं होगी। The displacement for one round is zero and therefore the average velocity is also zero, but the average speed is 2 pi r। मतलब सर्कुलर पाथ का पूरा अगर आप ले लोगे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, क्योंकि जब तुम सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज़ चलेगी तो जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट में आके ख़त्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करो, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो जाएगा ना, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी, है ना, इसलिए ये जीरो हो गया। और लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। एवरेज स्पीड जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, और टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। तो ये हो गया, इसने इतना डिस्टेंस का ट्रैवल कर लिया और कितना टाइम लिया ये, तो स्पीड इसकी क्या कहलाएगी, v = 2 पाई r/t। जबकि वेलोसिटी उसकी क्या कहलाएगी, 0/t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू किया तो उसी पॉइंट पे आके वो खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है, जबकि एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है। बट द एवरेज स्पीड is 2 pi r/t if r is the radius of a path and t is the time taken in one round। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अब हम एक नया टर्म सीख रहे हैं, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। जनरली बॉडीज डू नॉट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जनरली क्या होती है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं करती, क्योंकि तो जब भी आप गाड़ी लेके बाहर निकलोगे ट्रैफिक तो होगा ही होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड ऊपर नीचे होगी, आपकी वेलोसिटी ऊपर नीचे होने वाली है। या आप स्ट्रेट लाइन में भी नहीं चलोगे, कहीं आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा टर्न, कहीं पे राइट लेना पड़ेगा टर्न, कहीं पे स्ट्रेट चलना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगी ही नहीं। तो जनरली ये माना गया है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, और बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो बॉडी की वेलोसिटी या तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ऊपर नीचे होती रहेगी, या डायरेक्शन बदलता रहेगा, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलते रहेंगे। तो कुल मिला के क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी यूनिफॉर्म ना होकर वेरिएबल हो जाएगी। For example, the motion of a vehicle is with variable velocity in a busy market or while leaving or approaching a destination। जैसे busy market में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो बार बार आपको स्पीड बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, कभी राइट टर्न लेना, कभी लेफ्ट टर्न लेना, कभी स्ट्रेट चल रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन भी बदल रहा है, आपकी स्पीड भी बदल रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी वेरिएबल हो जाती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। या सपोज करो आप अपने डेस्टिनेशन से निकल रहे हो तो पहले स्पीड आपकी कम होगी और फिर आगे जाके आपकी स्पीड बढ़ जाएगी,
तो अगेन आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। या आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हो, यानी कि पहले आप तेज स्पीड से चले आ रहे थे और फिर आपकी स्पीड जैसे डेस्टिनेशन में पहुंचोगे तो रुकोगे ना, तो आपकी स्पीड आप कम करोगे, तो आपकी अगेन वेलोसिटी वेरिएबल हो गई। तो एक जनरली जो होती है बॉडीज जो होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव नहीं करती हैं, वो वेरिएबल वेलोसिटी में मूव करती हैं। द मोशन ऑफ अ प्लैनेट और सैटेलाइट्स इन एन ऑर्बिटल पाथ इज अलॉन्ग इज ऑल्सो विथ वेरिएबल वेलोसिटी। उसी तरीके से जो तुम्हारे प्लैनेट्स अपने जो मूव कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स पे, वो भी वेरिएबल वेलोसिटी पे मूव कर रहे हैं, वो मूव करते हैं। नाउ we consider the motion only in a straight line path. Here there is no change in the direction of motion and the change in velocity is only due to the change in speed. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझाने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा जो मोशन का डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस क्या बदलेगा, या तो हम फास्ट मूव करेंगे या हम स्लो मूव करेंगे, मतलब हमारी स्पीड बढ़ेगी और घटेगी। डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि सेम चल रहा है, हम सीधे रास्ते में जा रहे हैं, बस या तो हम तेज स्पीड में जा रहे हैं या कम स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है। Now we consider the motion only in a straight line path. Here there is no change in direction of motion and the change in velocity is only due to the change in speed. In such a case, if the velocity of the body increases with time, the motion is said to be acceleration. तो अगर समय के साथ आपके बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। मतलब अगर आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो या आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही है तो उसको क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेटेड, है ना। कहते हैं ना गाड़ी में एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है यानी कि गाड़ी फास्ट चलती है। गाड़ी फास्ट चल रही है इसका मतलब क्या होता है, कम समय में तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट। तो वहाँ पे आपने एक्सेलरेटर टर्म सुना है ना, तो एक्सेलरेटर मतलब होता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि आपकी स्पीड समय के साथ बढ़ रही है। इन सच अ केस इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, if the velocity of your body increases with time, the motion is said to be accelerated, while if the velocity of a body decreases with time, the motion is said to be deaccelerated or retarded. अगर समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर समय के साथ आपकी वेलोसिटी कम होती है तो उसको डीएक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन कहते हैं। दस रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको एक्सेलरेशन कहोगे, अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है तो उसको रिटार्डेशन कहोगे। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। ऑलराइट, एक्सेलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड वाइल रिटार्डेशन इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को आप, या रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि पर सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी वो एक्सेलरेशन बताता है, जबकि पर सेकेंड में कितनी वेलोसिटी डिक्रीज हुई वो रिटार्डेशन बताता है। और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है जो कि इंक्रीज बताता है, और डी एक्सेलरेशन नेगेटिव या डी एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, वो नेगेटिव होता है क्योंकि वो वेलोसिटी को कम दिखाता है कि वेलोसिटी कम हो रही है। तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। तो न्यूमेरिकली कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन इज टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब पहले वेलोसिटी मतलब u थी फिर वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन का अगर आप a से दिखा रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई, इनिशियल आपकी u थी, तो v माइनस यू अपॉन टाइम आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की, यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, राइट, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, दो सेकेंड हो गए ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे लिखते हैं हम इसकी यूनिट को, कैसे लिखते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट को, हम या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखो, या स्टैंडर्ड तरीका यह होता है मीटर पर सेकेंड, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं, उसके पावर के आगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और अगर सीजीएस यूनिट लेने हैं तो आपने इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन,
लेट अ बॉडी बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू। वही मैंने बताया, उसमें रिलेशन निकाल रहा है। सपोज करो कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत की जो वेलोसिटी है यू है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन शॉर्ट टाइम इंटरवल टी एंड द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी ओवर टाइम टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी माइनस यू, और टाइम टेकन हो जाएगा टी। देखो क्या है, इसको कैसे कर रहे हैं ये लोग। मान लो कि कोई बॉडी ने मूव करना शुरू करा तो उसकी स्पीड थी यू, आगे चल के उसकी स्पीड हो गई वी, है ना, और इतने में टाइम कितना लगा टी। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, मतलब वी माइनस यू अपॉन टाइम, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। तो एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें v निकालना है तो v माइनस यू को ये यही रखो और ये t यहाँ जाएगा तो ए टी हो जाएगा। और v को अगर यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, है ना। तो इसको अगर हम रिवर्स करके लिख देंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको फिर से समझाओ। देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है v माइनस यू अपॉन टी। इसको फिर से देखते हैं, एक बार ढंग से लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, v माइनस यू को यहीं लिखो और t को आप यहाँ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू टी, यानी कि ए टी हो जाएगा। अब v को अकेले आप यहीं लिखे रहने दो, माइनस यू को यहाँ ले जाओगे तो प्लस यू हो जाएगा, तो u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप पलट दोगे तो इसको क्या लिख दोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये वाला जो इन्होंने दिया ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है, राइट। इफ़ v इज ग्रेटर देन u देन a इज पॉजिटिव। अगर तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दस a इज द, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मतलब स्पीड आपकी कम हो रही है, तो a नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव में निकलती है यानी कि मोशन एक्सेलरेटेड है, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव में निकलती है यानी कि मोशन रिटार्डेड है। अब इन्होंने एग्जाम्पल समझाया कि सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट, कोई भी कार इनिशियली रेस्ट पर थी। अगर इनिशियली रेस्ट पर थी तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ आफ्टर स्टार्टिंग एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर आगे चल के उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम में हो गई, 10 सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब देखो, अब एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20, शुरुआत में कितनी थी, 0, टाइम कितना लगा उसे 10, 20 माइनस 0 करो कितना होगा, 20 अपॉन 10, 0 से 0 गया, क्या बचा 2, तो क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉजिटिव में वैल्यू आई ना, यानी एक्सेलरेटेड हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने दिखाया है। तो द चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 10, तो ये आ जाएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ देखो ये उन्होंने यहाँ पे बता दी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है, इफ़ अ कार इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 25, सपोज करो पहले जो कार थी उसकी स्पीड कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू की वैल्यू जो थी 25 थी मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, फिर आगे चल के इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, उस गाड़ी को रेस्ट पर कर दिया, मतलब रोक दी गाड़ी, रोक दोगे गाड़ी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, रेस्ट पे ला दोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कितने 5 सेकेंड के बाद तुमने उस गाड़ी को रेस्ट कर दिया, मतलब रोक दिया, तो बताओ उसके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन टी करोगे, तो तुमने गाड़ी को रोक दी थी तो v 0 था, और पहले इसकी स्पीड थी 25, टाइम कितना लगा 5, 0 में से 25 काटोगे तो कितना बचेगा, -25 अपॉन 5, है ना। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि ये -5 आया ना, वैल्यू ए की जो आई नेगेटिव में आई, इसलिए ये क्या है, ये रिटार्डेशन है ना। तो इसका लो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, या रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है तो यू जीरो कर दोगे, और अगर कोई भी बॉडी चलते चलते रुक गई, रेस्ट पे आ गई, तो वी जीरो कर दोगे। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए एरो। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको सिंबल ए अपॉन ए और उसके ऊपर एरो लगाते हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। फॉर द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर तुम्हारी कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। It may be mentioned here that the acceleration of body does not determine its direction of motion while the velocity determines its direction of motion। ये याद रखने वाली बात है, एक्सेलरेशन नहीं बताती है कि उसका डायरेक्शन क्या है किसी भी बॉडी के मोशन का, जबकि वेलोसिटी बताती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन से हम डायरेक्शन नहीं निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए हमको वेलोसिटी ही देखनी पड़ती है, वो किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस वही आपका डायरेक्शन माने आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन टेल अस वेदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये बताता है कि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है या घट रही है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी घट रही है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ये बताता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, जबकि अगर वेलोसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिखा होता है तो ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, मतलब क्या वो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेलोसिटी के साथ जब तुम साइन लगाते हो ना पॉजिटिव या नेगेटिव का, तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाती है, whether the velocity is increasing or decreasing with time, whereas the positive or negative sign of a velocity tells us its direction of motion। एक बार इस बॉक्स को फिर से सुन लो। It may be noted, it may be mentioned here that the acceleration of a body does not determine its direction of motion, while the velocity determines its direction of motion. The positive or negative sign of acceleration tells us whether the velocity is increasing or decreasing with time, whereas the positive or negative sign of velocity tells its direction of motion। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कब कहते हो? जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल रहती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दैट इज व्हेन अ वेलोसिटी एज यूनिफॉर्मली चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी तुम्हारी यूनिफॉर्म तरीके से बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, जैसे फ्री फॉल, किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल कराते हैं तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम हिसाब से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो फिर इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन को वेरिएबल कह देंगे। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म में तुम्हारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंजेस हो रही है। देखो, व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम टाइम इंटरवल तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ क्राउडेड और हिली रोड इज विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो क्राउडेड या हिली रोड में जब आप गाड़ी चलाते हो तो वो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन शो कर रहा होता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये न्यूमेरिकल में बहुत आएगा। होता क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी बॉडी को तुमने फ्रीली फॉल करा दिया, यानी कि तुमने कोई भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, तुम उसको पकड़ के नीचे नहीं ला रहे हो, तुमने उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप कर दिया तो बॉडी नीचे आएगी। वो क्यों नीचे की तरफ आ रही है? क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। तो लगातार नीचे आते वक्त उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो यानी कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी नीचे की तरफ आने में इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी हुई ग्रेविटी की वजह से, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, है ना। अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कहलाता है, और चूंकि वो वेलोसिटी बढ़ रही है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। फिर से देखो डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज जनरली डोनेटेड बाय द लेटर जी। याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन द बॉडी फॉल्स डाउन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, सो द एक्सेलरेशन इज प्लस जी।
अगर कोई भी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ग्रेविटी की ग्राउंड की तरफ आ रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है बढ़ता जाएगा, इसलिए वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, पॉजिटिव जी। लेकिन अगर किसी भी बॉडी को तुम ऊपर की तरफ उछालते हो, मतलब वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी माइनस जी से रिप्रेजेंट करती है, या हम कहेंगे रिटार्डेशन इज जी। या तो तुम रिटार्डेशन वर्ड यूज़ करो एक्सेलरेशन की जगह, तब तुम जी लिख सकते हो, और अगर तुम एक्सेलरेशन वर्ड ही यूज़ कर रहे हो तो तुमको जी ना लिखे उसको माइनस जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया है ना। वाइल इफ द बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी डिक्रीजेज, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आप फेंकते हो, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती है। अच्छा, न्यूमेरिकल में कभी कभी ये वैल्यू दी जाती है ना, तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल में राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो आप देख लेना, अगर क्वेश्चन में दिया है 9.8 तो आपको 9.8 ही लिखना पड़ेगा, और अगर 10 दिया है तो 10 लिखना पड़ेगा, और अगर जब नहीं दिया है तो फिर आप 9.8 लेके चलो, ठीक है। एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। Thus, if a body falls freely under gravity, its velocity increases at a rate of 9.8 meter per second square, that is starting from rest. After 1 second, the velocity will be 1. तो अगर कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसको छोड़ा, किसी बॉडी को तुमने छोड़ा, फ्रीली फॉल कराया, तो उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से बढ़ेगी। यानी कि अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी उसकी 0 से क्या हो जाएगी 9.8, फिर 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 9.8 यानी कि 19.6, फिर 3 सेकंड में उसकी कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स 9.8 यानी कि 29.4। इस तरीके से उसकी दो लगातार 0 से 9.8 हुई, 9.8 से 19.6 हुई, फिर 29.4 हुई, यानी कि जब तक वो ग्राउंड को टच नहीं कर लेगी तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सिमिलरली इफ़ अ बॉडी, इसी तरीके से अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की वेलोसिटी से, स्पीड से। तो अगर बॉडी को सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी 49 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद उसकी कितनी हो जाएगी 39.2, ठीक है। और फिर क्योंकि इसमें क्योंकि तुम 49 में से 9.8 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा, फिर दूसरे सेकंड में तुम और फिर 9.8 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा, फिर 3 सेकंड में और करोगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो देख रहे हो कि ऊपर की तरफ जब आप भेज रहे हो तो वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, जी जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। हैंस इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज आर साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड इन वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम होना चाहिए, फ्रॉम अ हाइट बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली बिकॉज देन देर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड बियॉन्सी ड्यू टू एयर। देखो, अगर वैक्यूम में कोई भी दो बॉडी है ना, अगर तुमने एक हाथी को और एक फेदर को एक साथ वैक्यूम में ड्रॉप किया तो दोनों एक साथ ही ग्राउंड पर आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम होगा तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, और वैक्यूम है तो वहाँ पे कोई भी बियॉन्सी नहीं है एयर की। लेकिन अगर तुम नेचुरली में उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में करोगे, रियल लाइफ सिचुएशन करोगे, तो हाथी पहले आ जाएगा, फेदर धीरे 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 करके आएगा, है ना। तो इसलिए ये वैक्यूम वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्यूम में, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ग्रेविटी जो होती है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब वैक्यूम मैंने ड्रॉप करके देखा तो एलिफेंट और फेदर एक ही टाइम पे नीचे आ जाएंगे। अगर एक साथ उनको ड्रॉप किया तो एक साथ ही वो नीचे आएंगे, अगर तुम्हारे वैक्यूम क्रिएट किया गया। इससे ये पता चल गया कि जी मास पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में तो आप देखोगे कि एलिफेंट पहले आ जाएगा, जो जितनी भारी होती है वो पहले नीचे आ जाती है, और जो जितनी हल्की होती है वो उतनी देर में आती है। क्यों? क्योंकि दो फोर्स आ जाते हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है और दूसरा बियॉन्सी आ जाता है एयर का, जिसकी वजह से वो जो उनका टाइम इंटरवल होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने यहीं से पढ़ा। एक मिनट ये और देख लूँ। ऑन द अर्थ सरफेस जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। अर्थ की सरफेस की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पर मैक्सिमम है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जबकि इक्वेटर की तरफ इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। जैसे मैंने ऊपर अभी लाइन में बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अलग अलग अर्थ की पोजीशन पे वैल्यू डिफरेंट होती है। तो पोल पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, जबकि इक्वेटर पर मिनिमम रहेगी। Further, the value of g decreases with altitude and also with depth from the surface। और g की वैल्यू
आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज़ होती है, और अगर आप मतलब ओशन या सी में डेप्थ की तरफ जाओगे तो भी डिक्रीज़ होती है। मतलब सी लेवल पे बात कर रहे हैं कि जी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने अच्छे से देख लिया कि वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड समझ लिया। इसके अलावा हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को भी देख लिया। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डिफरेंस समझ लिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी देख लिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है ये भी। अब जितना पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है, इतना पोर्शन आप अपने बुक्स से रीड करिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतना रिवाइज करो, और फिर मैं थर्ड पार्ट में मैं आपको ग्राफ्स बताऊँगी। थैंक यू।